मैं वार्ड नंबर 20 में रात में 11 साढ़े 11 बजे जो हादसा पेश आया उसके बाद से मुसलसल मुझे फ़ोन आ रहा है। शहर में तरह तरह की बातें हो रही हैं कि किसी फायर हुआ वगैरह, तो इस तरीके से मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा कि लोगों में इत्मीनान रहे, वर्करों में इत्मीनान रहे। यही वजह थी कि वाक़या के फ़ौरन बाद घर में आने के बाद मेरी बच्चियाँ डरी हुई थी, तो उनके पास आना मेरा ज़रूरी था। उसके फ़ौरन बाद मैं ऑफ़िस में जाकर बैठी ताकि वर्करों में किसी तरह की अफवाह ना उड़े, बेचैनी ना हो। मैं वहाँ पर ऑफ़िस में वक्त दी और उसके बाद भी रात बहुत हो चुकी थी, शहरियान सो चुके थे। लोगों को जैसे जैसे पता चला मुसलसल फ़ोन आ रहा है, इसलिए मेरा मीडिया के सामने आने की वजह यह है कि लोगों में इत्मीनान रहे, किसी तरह की अफवाह ना फैले। मुसलसल जो औरतों में बेचैनी है और तरह तरह की बातें हो रही है। ख़ास तौर पे मैं औरतों के ताल्लुक़ से ये बोलूँगी कि चंद औरतें जो हैं वो दीनी काम से ताल्लुक़ रखने वाली, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन में। मैं यकीन से ये बोल सकती हूँ कि कोई खुशी से नहीं हो रहा होगा, चाहे वो अक़ीदत में या दबाव में वो काम कर रही होंगी। और मुझे ये उम्मीद है कि वो ये बात को समझेंगी कि इलेक्शन में उनका इस्तेमाल हो रहा है। और मैं उनके अगर कोई वाक़या होता है तो याद रखें कि जिस मौजूदा एमएलए कभी किसी की मदद के लिए खड़े नहीं होते, और जिस जगह मुझ पर हमला हुआ, मैं मेरे अंदाज़े से ये बोल सकती हूँ कि मालेगांव शहर में जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और इलेक्शन जीतने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनका ये काम है और इसको रोकने में मुफ्ती साहब नाकाम हैं। तो अगर कोई मोहब्बत में, अक़ीदत में ये सब कोशिशें कर रहे होंगे इलेक्शन के लिए औरतें, तो मैं उनसे इस बात का वादा करती हूँ कि अगर किसी ज़र्ब की बात आई तो मैं उनकी मदद के लिए खड़ी रहूँगी। एक बात सामने आ रही है कि एक ख़वातीन इलेक्शन नहीं लड़ सकती, नुमाइंदगी नहीं कर सकती, रहनुमाई नहीं कर सकती, जबकि संविधान में मतलब ख़वातीन को अव्वल दर्जा दिया जाता है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमको मौका था इस्लामी जमहूरिया में रहने का, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में। इस्लामी जमहूरिया छोड़ के लोगों ने जमहूरी मुल्क को, कॉन्स्टिट्यूशन को कबूल किया। मुसलमानों ने, हम बाय चॉइस इंडियन है और हमारा जमहूरी हक़ है कि औरत ने इलेक्शन लड़ना चाहिए जिस तरह मर्दों का हक़ है। मैं इस बात की मुझे खुशी है कि इंडिया अलायंस की पार्टियों में मैं वाहिद मुस्लिम खातून हूँ पूरे महाराष्ट्र में जो इलेक्शन लड़ रही हूँ और मैं फ़ाइट में हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ मालेगांव की ख़वातीन की मैं रहनुमाई करूँगी ऐसा नहीं, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान सेकुलर पार्टियों में वाहिद मैं खातून हूँ जो उम्मीदवारी कर रही हूँ। मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है पूरे महाराष्ट्र की मुस्लिम ख़वातीन की रहनुमाई करने की। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ बिलखुसूस ख़वातीन से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेहतमंद हूँ और जिस तरह इलेक्शन में काम कर रही थी अभी तक उसी तरह काम करूँगी। मेरे वर्करों से भी दरख्वास्त है कि आप किसी अफवाह में ना आए। इलेक्शन हमारे लिए बिल्कुल मुआफ़िक है। तरह तरह मुझे जगह जगह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, लोग इत्मीनान रखें और इलेक्शन अपने हाथ में है। और आप लोग देख रहे होंगे कुछ लोग, मुफ्ती साहब सिर्फ पक्के इलाकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कच्चे इलाकों में नहीं लड़ रहे हैं। तो मेरा ये इल्ज़ाम है कहीं उन्होंने शेख आसिफ से डील तो नहीं कर ली कि कच्चे इलाकों में वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तो शहर इस बात पर भी गौर करें। आप पर 2 जगह हमला हुआ, लेकिन अभी कल चुनाव है, पेटी हर जगह है। आपके वर्कर किस तरह जाएंगे, कोई खौफ, कुछ किस तरह कोई प्लानिंग? आप निहाल अहमद की बेटी हैं, कोई अगर खौफ लोगों में होता तो इतनी बड़ी तादाद में रात में वो जमा नहीं होते। हमला करने पर नहीं चुके तो आपके वर्करों को लेकर क्या? नहीं, हमला करने का मकसद जान लेना नहीं था, सिर्फ डराना था। और वो डराना इसलिए था कि उनको बेचैनी है कि वार्ड नंबर 20 में जहाँ मुफ्ती साहब ने हिम्मत नहीं की जाके प्रचार करने की, वहाँ मैं औरत होकर इतनी हिम्मत कैसे कर रही, इसलिए वो रोकना चाहते थे। उनको ये लगता था कि मेरे जाने से वहाँ औरतों में और वहाँ के इलाकों में जो नाराज़गी है, मौजूदा जो मेयर थी उनके ख़िलाफ़, उनका वार्ड था, इसलिए वो उनको ये लग रहा था कि लोगों की मैं नाराज़गी को उभारूंगी और उनके ख़िलाफ़ वोट जाएगी, इसलिए वो मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। मेरे वालिद साथी निहाल अहमद पर जब दरे गांव में हमला हुआ और वो शदीद ज़ख्मी हुए, तकरीबन 50 से ज़्यादा उनको टाँके लगे थे, पर वो इस हालत में भी पार्टी ऑफिस में बैठे थे ताकि वर्करों में बेचैनी न पैदा हो और शहर में कोई अमन को ख़तरा ना हो, इसीलिए मैं भी अपनी ऑफिस पर बैठी। उस वक्त तो बेशुमार गिरफ्तारियाँ हुई थी, अभी कल के हफ्ते में देखा ये पुलिस का काम है। हमने पुलिस को पहले भी आगाह किया था कि मालेगांव शहर में एक ख़ानदान ऐसा है जिनकी रोज़ी रोटी सिर्फ सियासत से चलती है और पूरा ख़ानदान मिलकर इलेक्शन लड़ रहा है। आज़ाद नगर में जब हमारा जलसा था उस वक्त भी एक
ख़ास नाम जब एहसान शेख का लिया गया उसके बाद हमारे यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई। इसलिए मैं समझ रही हूँ कि शेख आसिफ को ये अक्ल है कि वो समझ रहे हैं कि डायरेक्ट मुकाबला हमारा उनका है, इसीलिए वो हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग पॉम्पलेट बांट रहे हैं आपके मुतालिक ख़वातीन की क़यादत को लेकर, क्या उनको आपसे खतरा है? आप समझिए ये, आप ये समझ लीजिए जो लोग बोलते थे कि हम लोग मुकाबले में नहीं हैं, उनको मेरे ज़ाती तौर पे एक औरत होने की वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है। और वही औरत 2019 में मुफ्ती साहब का जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी तो मुसलसल वो मुफ्ती साहब मुझे फ़ोन करते थे कि शान हिंद इस इलाके में चले जाओ वोट मांगने के लिए, उस इलाके में चले जाओ। लेकिन आज जब मैं उनके मुखालिफ में खड़ी हुई हूँ तो उनको खौफ लग रहा है। और जहाँ मैं महसूस कर रही हूँ कि राफ़िया आपा की अपील आई है वोट देने के लिए मुफ्ती साहब के लिए, मैं ये मानती हूँ कि राफ़िया आपा इंतहाई नेक सौलेह खातून है, मैं कुछ वक्त उनके साथ बिताई हूँ। वो अगर ऐसा कर रही है तो यकीनन वो घरेलू दबाव में ऐसा कर रही हैं। आपके स्टेट के ज़रिए से बोला जाता है कि दबदबा है, दबदबा है ना, तो ये क्या है? दबदबा ही था कि मैं औरत होकर उस इलाके में गई और दबदबे का ही डर था कि उन्होंने हमला किया। और मैं मानती हूँ इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि वो जान ले, सिर्फ वो वक्ती तौर पे परेशान करने के लिए किया गया था। मालेगांव असम्बली का इलेक्शन का प्रचार का वक्त ख़त्म हो चुका है और कल जो समाजवादी के उम्मीदवार है शान हिंद, उसके ऊपर जो बुज़दिलाना हमला हुआ उसके ताल्लुक़ से पार्टी बम्बई से लखनऊ से फ़ोन आया, उन्होंने ट्वीट भी किया। निवडणुक अधिकारी के यहाँ से भी हमको इन्फॉर्म किया गया कि यार हम लोग वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और मुकामी पुलिस भी जांच कर रही है और ऐसा समझा है कि उनको मुकामी पुलिस को कुछ समझा है कि वो लोग कहाँ है, ऐसी कोई हमारी मालूमात है। आज प्रेस को बुलाने का मकसद ये था कि ये दो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये इस तरह की हरकत अगर कर रहे हैं डराने के लिए या हमारे वर्करों को डराने के लिए, तो हमने कल भी ये कहा था कि यार वो डरने वाले नहीं हैं। और सुबह से ख़वातीन का एक मुसलसल फ़ोन आ रहा है और कहीं ना कहीं वो ख़वातीन जो है इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि एक खातून को डराने के लिए उसको महल्लों में कुछ लोग जो हैं राफ़िया आपा उनका भी नाम आया कि वो इस तरह के पॉम्पलेट बांट रही हैं कि खातून को उम्मीदवारी नहीं करना चाहिए और खातून जो है वो उम्मीदवारी नहीं कर सकती है। इस तरह का पॉम्पलेट बांट रही है, वो उनकी बहन है, उनके लिए प्रचार करे। उसमें हमारा कभी मैं बोलता नहीं हूँ कि उन्होंने नहीं करना चाहिए। सबको हक़ है जमहूरियत में एक दूसरे का साथ देना, मगर एक जमहूरी मुल्क में, एक दस्तूरी मुल्क में इस तरह से प्रचार करना जो दस्तूर और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। आज जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ 50% लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन है और उसका सभी लोग वो खुद भी जो है अपनी पार्टी की तरफ से 50% ख़वातीन को उम्मीदवारी देते हैं। और एक खातून पर अगर इस तरह से हमला हो और उसके बाद भी इस तरह की बात हो तो कहीं ना कहीं खातून और औरतों की नाराज़गी आई है और औरतें जो है इस हमले की मजम्मत कर रही हैं और इस तरह का जो औरत को दबाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, तो ये बात को हम सही नहीं मानते हैं। इसलिए पार्टी की कुछ ख़वातीन ने और आंगनवाड़ी की कुछ ख़वातीन ने ये तय किया है कि आज शाम में 4 बजे से 6 बजे तक वो अपने अपने एरिया में काला झंडा लेकर इस वाक़ये की मजम्मत करेंगी अपने अपने महल्लों में। दूसरा ये कि इलेक्शन का पूरा कैंपेनिंग चल रही है, आप देखेंगे तो वो प्रचार ख़त्म हो चुका। मैं बहुत हैरान हूँ कि मौजूदा MLA उन्होंने मैनिफेस्टो या जिसको हम आम तौर पे कहते हैं जो 5 साल उम्मीदवार क्या करने वाला है वो जारी नहीं किया। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि मौजूदा MLA जो है वो इलेक्शन छोड़ चुके हैं, उनके पास ना कोई टीम वर्क है इलेक्शन लड़ने की और ना ही उनके पास आगे 5 साल के लिए कोई ऐसा प्लान है या कोई प्रोग्राम है। पीछे 5 साल नाकामी में गए, उस वक्त मैनिफेस्टो जारी किया गया और उन्होंने ये तस्लीम किया कि मैं मैनिफेस्टो पर अमल नहीं कर सका। मगर कोई भी उम्मीदवार, छोटे से छोटा उम्मीदवार भी वो 5 साल के लिए क्या करने वाला है ये आवाम को ज़रूर देता है। इलेक्शन का सबसे अहम मुद्दा जो होता है
और सबसे अहम बात जो उम्मीदवार की होती है वो यही होती है कि वो आने वाले 5 साल में क्या करने वाला है। मौजूदा एमएलए, आज वो एमएलए रहते हुए अगर वो अपने इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी कर सकते तो मालेगांव शहरियान को मैं यही बताना चाहता हूं कि आप समझिए वो इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं, या वो इतने कमज़ोर इलेक्शन में उनका हिस्सा है कि उनको आप वोट देना कहीं ना कहीं वोट ज़ाय होने जैसा है। जो आदमी के पास 5 साल का प्रोग्राम नहीं है, जो आदमी के पास 5 साल में वो क्या करने वाला है ये आवाम में नहीं बता सकता है, तो वो इलेक्शन उसके लड़ने या उसको वोट देना कोई मतलब की बात नहीं है। वोट अपनी ज़ाय करना है। मेरा सिर्फ इतना ही आज प्रेस वालों से मैसेज देने का शहरियान को मकसद है कि हमने एक शान की गारंटी दी और शहर भर में उसको लोगों ने पसंद किया, और हमने पहली बार ऐसा हुआ कि क्या मसला है और उसका हल क्या है। 5 साल में नहीं, 5 साल का हमने एक प्रोग्राम दिया, मगर मौजूदा एमएलए का मैनिफेस्टो नहीं जारी करना ये कहीं ना कहीं उनके हारने की अलामत है। या वो मैं जो पीछे आज 4-5 दिन पहले मुझे जो मालूम पड़ा, उन्होंने अपने हल्के के लोग जो उनके करीबी है उनको ये बात बोल दी है कि यार मेरा इलेक्शन हाथ से निकल चुका है। मुझे लगता है यही वजह है कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। या अगर मीडिया वालों के पास, मुझे तो कहीं से नहीं मिला, या आप मीडिया वाले हो, आप पूरे इलेक्शन में सभी लोगों की कैंपेनिंग किए, सभी उम्मीदवारों के लिए काम किए, सभी लोग, मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से उम्मीदवारों ने मेहनत की उसी तरह से मालेगांव शहर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी पूरी ताकत से जो मेहनत करना चाहिए था कि इलेक्शन के प्रचार के लिए सभी के लिए उन्होंने वो कोशिश की। अगर आप लोगों को कोई इल्म होगा कि उन्होंने अपना 5 साल का प्रोग्राम जारी किया है तो मुझे बता दो। पिछले 5 साल का प्रोग्राम जारी किया। पिछले 5 साल का प्रोग्राम जारी करने के बाद उन्होंने ये बात मान लिया था कि यार मैंने वो मैनिफेस्टो पे कोई अमल नहीं कर सका, मगर 2024 के इलेक्शन में अगर मौजूदा एमएलए शहरियान को आगे का प्रोग्राम या अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी कर सकते हैं तो उनको इलेक्शन लड़ने का हक बचा है क्या। मैं ये मानता हूँ कि अगर जो आदमी 5 साल का प्रोग्राम या 5 साल वो आवाम के लिए क्या करने वाला है, वो झूठ सही वो बात की बात है, अगर वो भी जारी नहीं कर सकता है तो वो इंसान को या वो आदमी को इलेक्शन लड़ने का हक बचा है क्या। क्या ये सवाल शहर की आवाम से आपका? हाँ, आवाम से ही है, मेरा शहर की आवाम से है कि जो अपना मैनिफेस्टो या अपना प्रोग्राम नहीं जारी कर सकता उनको अब वोट मांगने का या उनको इलेक्शन लड़ने का हक बचा है क्या। पूरे इलेक्शन पीरियड में जितने भी जलसे हुए आपने जो भी सुना होगा, इसमें बहुत सारे जलसों के स्टेजों से तामीर तरक्की की बात, मालेगांव के फ्यूचर की बात आवाम ने सुनी ही नहीं, सिर्फ एक दूसरे को बुरा कहा गया। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, फिर आप हमारे जलसे में शायद कम आए होंगे। इलेक्शन में हमने जो है 25 साल की मिली जोड़ पर एक बात बोली, तब्दीली की एक बात बोली, और हर इलेक्शन में हम क्या देने वाले हैं उस पर हमने कहीं ना कहीं बात बोले। हमने हमारे उसमें कहीं गोली बंदूक की बात कोई हमारे कैंपेनिंग में नहीं सुना होगा, कोई हमने दूसरी लड़ाई झगड़े की बात नहीं सुनी होंगी। हाँ, ये हुआ कि ये दोनों ने जिस तरह का माहौल बनाए, जैसे कल का वाक़या ले लो कि शहर किस लाइन पर चला गया है कि किसी ने शान हिंद की गाड़ी पे पत्थर मारा और उसके बाद वो पिस्तौल निकालने वाला था नहीं निकालने वाला था वो बात अभी तक समझी नहीं, मगर खबर जो मुझे पहली समझी वो यही समझी कि गोली चली है। ये इसलिए हुआ कि ये जो पूरी कैंपेनिंग में दोनों तरफ से मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए बंदूक गोली, ये लोगों के एक ऐसे आम जहन में हो गया है कि कोई भी वाक़या नहीं, आज बंदूक और गोली किसी पर भी चल सकती है, ऐसी मेंटलिटी आम लोगों की बन चुकी है। तो ये मेंटलिटी बनने की वजह है इनका इलेक्शन में कैंपेनिंग करने का तरीका। हमने कहीं ना कहीं मुद्दे की बात की है। अकबरुद्दीन अवैसी आए, उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया कि जख्मी शेर है रिक्शा वाले, मतलब वो भी यहाँ पर आकर वही बात करके गए। वो ये बात किए, हमारे धर्मेंद्र यादव और इकरा हसन आए थे, उन्होंने क्या बात की है ये भी सारा शहर जानता है। वक्फ़ की बात की है, लीडर की यही बात होती है, वक्फ़ की बात की है। मुसलमानों के शहर में आए तो मुसलमानों के लिए क्या करने वाले हैं वो बात की है। वो लोग, वो दोनों के बारे में पूरी हिंदुस्तान जानता है। अब उनकी कोई अहमियत मालेगांव जैसे शहर में नहीं बची है। मालेगांव शहर मजहबी शहर है, शिद्दत पसंद शहर नहीं है, इसलिए उनकी कोई अहमियत मालेगांव में उनकी कैंपेनिंग की मैं मानता ही नहीं हूँ कि है।